हेलो एवरीवन, दिस इज लिखराज एंड वेलकम टू फ्लाई हाई। आज जो हम पढ़ेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है फॉर दिस चैप्टर। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट क्लिक द लिंक एंड वॉच द वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे के सारे एसिड में और सारे के सारे बेस में क्या कॉमन होता है। What happens to an acid and a base in a water solution? किसी भी एसिड या बेस को वाटर में जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है। How to measure the strength of an acid and a base? किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ किस तरह से मेजर किया जाता है। और हम पढ़ेंगे कि pH क्या होती है and what is the importance of pH in our daily life। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि सारे के सारे एसिड्स में, ऑल एसिड्स में क्या कॉमन चीज होती है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने दिए हुए हैं। फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H1O2 दैट इज नाइट्रस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। कुछ एग्जांपल दिए हुए एसिड के, तो हम देखेंगे इन एसिड्स में क्या कॉमन चीज होती है। वी नो दैट ऑल एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड्स रहते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड्स रहते हैं उसमें जो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है, हाइड्रोजन वो क्या होता है, कॉमन होता है। हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो सारे के सारे एसिड्स में कॉमन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें HCl एसिड, अगर इसको अलग किया जाए, डिसोसिएट किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, H+ आयन एंड Cl आयंस। तो सारे के सारे एसिड में जो कॉमन है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉमन होता है। अब अगर हम बात करें बेसिस की कि सारे के सारे बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, तो अगर हम देखें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी ये बेसिस हैं, जितने भी ये सारे के सारे बेसिस हैं, इनमें कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है। अगर हम सिंपली इनके नाम पर जाएं तो सब में क्या है, हाइड्रोक्साइड 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 और हाइड्रोक्साइड। और उसी तरीके से अगर इनके फार्मूले देखें तो सब फार्मूले में क्या है, OH 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 OH। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे बेसिस में जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट जो होता है वो सारे के सारे बेसिस में कॉमन होता है। और अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में क्या था, सब सारे एसिड में कॉमन H+ आयन कॉमन था। इसमें जो कॉमन होता है वो क्या कॉमन होता है, OH- आयन कॉमन होता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस में कॉमन होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। किसी भी एसिड या बेस को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो उस एसिड या बेस में क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड की बात करें, जैसे HCl को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो ये जो HCl है इसमें से H+ आयन जो होते हैं वो अलग होने लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या पॉसिबल है, वाटर के प्रेजेंस में पॉसिबल है। HCl में से H+ आयन वाटर के एब्सेंस में से नहीं निकल सकते। लेकिन हम जानते हैं कि H+ आयन जो होते हैं वो अलोन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो हाइड्रोजन आयन होगा वो जो है वो कंबाइन कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड फॉर्म कर लेगा वो H3O+, और Cl आयन जो है वो अलग हो जाएगा। तो या तो हम हमेशा ये लिखते हैं हाइड्रोजन आयन को H+ एक्वस आयन लिखते हैं, या फिर लिखते हैं H3O+ के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन।
ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि जो H+ आयंस होते हैं एसिड हमेशा वो वाटर के प्रेजेंस में ही रिलीज करते हैं। वाटर के एब्सेंस में वो H+ आयन जो होते हैं एसिड में से अलग नहीं होंगे। और हमेशा हाइड्रोजन आयन को या तो H+ एक्वस के फॉर्म में लिखते हैं या H3O+ के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। Now we will understand that what happens to a base when it is mixed in water solution। जैसे कि हम देखें NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में मिक्स करें तो क्या फॉर्म होंगे? पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे वाटर में। सेम अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम आयंस फॉर्म होंगे एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे। तो हमने ये देखा कि जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है H+ आयंस। एसिड जब भी वाटर में मिक्स करते हैं तो H+ आयंस रिलीज करता है, और जब भी हम किसी बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो OH- आयंस को रिलीज करते हैं। तो हमें एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि दैट ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे के सारे बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली। एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। They are soapy to touch, bitter in taste and corrosive in nature. So they should never be touched or tasted as they may cause harm. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं H+ एक्वस आयन रिलीज करते हैं एंड बेसिस प्रोड्यूसेस OH- एक्वस आयन। तो हम इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं एसिड और बेस का। In a neutralization reaction, we can see that when an acid mixed with a base, it gives salt and water. जब भी किसी एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो according to the neutralization reaction, they neutralize each other and form salt and water. जैसे कि ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है, इसमें से जो ये X वाला पार्ट है वो कंबाइन कर लेगा इस मेटल वाला पार्ट से, है ना, और फॉर्म कर लेगा MX। MX इज अ सॉल्ट, एंड जो ये हाइड्रोजन था और ये OH वाला पार्ट था ये कंबाइंड फॉर्म करेगा HOH, है ना, जिससे कि हम देख सकते हैं कि H+ एक्वस आयंस और OH- एक्वस आयंस कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, है ना। तो जो ये नॉन मेटेलिक पार्ट है और ये जो मेटल का पार्ट है ये दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेते हैं, दैट इज NaCl, एंड जो ये हाइड्रोजन एंड OH वाला पार्ट है ये कंबाइन होकर वाटर को फॉर्म कर देते हैं। तो कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो HOH है ये एक्चुअली है क्या चीज। एक्चुअली ये जो HOH है ये यही H+ एक्वस आयंस एंड OH- एक्वस आयन है जो कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। मतलब ये जो HOH है वो एक्चुअली क्या है? वो वाटर ही है। मतलब वो एक्वस H+ आयंस एंड एक्वस हाइड्रोक्साइड आयंस जब एक दूसरे साथ कंबाइन करते हैं और वाटर फॉर्म कर देते हैं, मतलब ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल ही है। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, जब भी किसी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए कभी भी वाटर को एसिड में मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वाटर को एसिड में मिक्स किया जाए तो एक लोकल हीटिंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाएगी या फिर एक एक्सप्लोजन के साथ, स्प्लैश के साथ वो एसिड या बेस हमारे ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्म हो सकता है। इसलिए हमेशा एसिड या बेस को स्लोली वाटर में ऐड किया जाता है विद कंटिन्यूअस स्ट्रेन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डाइल्यूशन। Whenever an acid or a base is mixed with water, the concentration of hydronium ions and hydroxide ions decreases per unit volume. जब भी किसी भी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स किया जाता है तो जो एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, उसी तरीके से बेस में भी जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है वो भी कम हो जाती है, और उस एसिड या बेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड। Now we will understand that how to measure the strength of an acid or a base. To know that how much strong the acid or a base is, we must first understand the pH scale. What is a pH scale?
पीएच स्केल जनरली शो करती है कि किसी भी एसिड या बेस में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। जनरली जो अगर पीएच की हम बात करें, यहाँ पे पी जो है, पी सिंबलाइज करता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एन एसिड और इन अ बेस। जैसे अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो जब भी किसी भी एसिड या बेस को इसके साथ टेस्ट किया जाता है तो होता क्या है कि अगर पीएच जो है किसी भी एसिड और बेस की 7 से कम आती है तो वो जो सोल्यूशन होगा उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक। और अगर किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू हो 7 से ज्यादा आती है, मतलब बिटवीन 7 to 14 आती है, तो उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो सोल्यूशन का नेचर क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है किसी भी सोल्यूशन में कम होती है तो उसका जो है बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 7 के बीच में किसी भी सोल्यूशन की अगर पीएच रहती है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और किसी भी सोल्यूशन की अगर पीएच 7 से 14 के बीच में रहती है तो वो क्या होगी, बेसिक नेचर होगा उस सॉल्यूशन का। लेकिन अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 रहता है तो उस सॉल्यूशन को जनरली हम न्यूट्रल कहते हैं। तो जनरली जो सॉल्ट्स रहते हैं उनका पीएच अराउंड 7 के आसपास रहता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर कम होने लगता है तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना कम पीएच होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना पीएच ज्यादा होगा, जैसे अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 13 है, 12 है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब अगर पीएच वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके कि एक एसिड का पीएच जो है वो है 6 और एक एसिड है जिसका पीएच क्या है 1, तो इसका मतलब जिसका पीएच वैल्यू कम है वो क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, कंपेयर टू जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। और अगर बेसिस की बात करें, बेस को कंपेयर करें, एक बेस का पीएच है 30 और एक बेस का पीएच है 12, तो मतलब जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, और जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो वीक बेस होगा। मतलब पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन का नेचर जो हो जाता है एसिडिक हो जाता है। मतलब 0 से 7 के बीच में अगर पीएच आता है किसी भी सॉल्यूशन का तो उसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी पीएच की उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 आती है तो वो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मोर देन 7 आती है तो वो बेस होगा। मतलब जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब 7 से 14 की अगर बात करें, जो भी पीएच रहेगी वो बेसिस की होती है, और 0 से 7 अगर हम बात करें वो जो पीएच वैल्यू होती है वो एसिड की होती है। Here is pH of some common substances given, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है 1.2 होता है। लेमन जूस जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.2। प्योर वाटर एंड ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि जनरली एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अराउंड 10 के आसपास होती है और ऑलमोस्ट 10 होती है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सॉल्यूशन, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है 40 होती है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है H+ आयंस पे, और एक बेस का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है OH- आयंस पे। कोई भी एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कोई एसिड अगर कम H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा वाटर में तो वो वीक एसिड होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो जनरली वर्क कर पाती है इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ऑलमोस्ट
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं इसी पीएच रेंज में। अगर पीएच की वैल्यू जो जनरली हमारी बॉडी में 7 या 7.8 से कम या ज़्यादा होती है तो उस केस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे जो हमारा ब्लड का नॉर्मल जो पीएच होता है वो क्या होता है 7.4 होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेन वाटर की, अगर रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है तो हम उसको कहते हैं एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं इन द पीएच रेंज ऑफ 5.5 टू 7। अगर पीएच रेंज इससे कम होती है तो कुछ प्लांट्स को उससे प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इससे भी कम पीएच में ग्रो कर जाते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर यही एसिड एक्सेस क्वांटिटी में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए तो हमारे स्टमक में पेन एंड इरिटेशन होने लगता है, जिसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस हमें करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक बेस है। When a base react with an acid, we know that neutralization reaction takes place and generally जो acid का effect है वो neutralize हो जाएगा। अगर हम हमारे टीथ की बात करें, हमारे माउथ में जनरली जो pH रेंज होती है वो लगभग नॉर्मल रेंज बिटवीन 5.5 से 7 के बीच में। अगर वही pH रेंज 5.5 से कम हो जाए तो हमारे माउथ में जो टीथ्स हैं उनका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे टीथ का एनिमल रहता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, जो कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता वाटर या किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो वो भी ब्रेक होने लग जाता है। लेकिन टूथ डीके को प्रिवेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी हम खाना खाएं, है ना, व्हेनेवर वी ईट फूड वी मस्ट क्लीन आवर माउथ, है ना, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर बाकी हैं वो वाटर के साथ जनरली रिमूव हो जाए। या फिर टूथब्रश, आफ्टर ईटिंग फूड वी शुड ब्रश आवर टीथ, क्योंकि टूथपेस्ट में जनरली क्या होता है, एक बेस होता है, और बेस और अगर एसिड हमारे माउथ में फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हेन इट विल रिएक्ट विद द टूथपेस्ट इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। और अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, तो हनी बी के बारे में सबको पता है। हनी बी का जो स्टिंग होता है उसमें जो एसिड होता है वो मेथनोइक एसिड होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। टू रिलीव अस फ्रॉम द पेन ऑफ मेथनोइक एसिड जनरली बेकिंग सोडा जो है उसको अप्लाई किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो कि एक बेस है। When it will react with methanoic acid, again it will neutralize the effect of the acid। I hope दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम हमारा मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो या लेक्चर बना के लेके आएँ तो आपको जल्दी से जल्दी वो आपसे को मिल सके। और अगर किसी ने हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है या मैथ्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे तो हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।